गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो बच्चों, मैंने अभी तक जो भी आपको वीडियो भेजी है, चाहे वो हिंदी 1 हो चाहे हिंदी 2, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों, आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो देख करके उसको समझ करके आपको होमवर्क लगातार करते जाना है और उसे याद भी करना है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। तो हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आगे का चैप्टर। तो आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुक नहीं होगी आपके पास तो आप चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 89, पेज नंबर 89। तो बच्चों, हमारा जो पॉइंट था, जो चल रहा था, वो था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें हमने समझा था साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य के हमने पार्ट समझे थे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि आश्रित उपवाक्य के बाद भी इसके भी कुछ उपभेद हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो वो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम बात करते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों संज्ञा उपवाक्य। तो पहले मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ। आप लोगों ने सबने बुक निकाल ली है बच्चों, तो आप लोग सब बुक निकालिए और मैं परिभाषा समझाती हूँ और आप लोग समझिए। संज्ञा उपवाक्य, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। उक्त वाक्य में की, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण बता रही हूँ कि अहिंसा परम धर्म है, तो ये किससे प्रारंभ हो रहा है? की से। ठीक है, की से प्रारंभ होने के कारण यह संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। अब मैं आपको इसको एक बार बोर्ड पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, एक बार उससे पहले जो हमारी जो परिभाषा है उसको एक बार और रिपीट करते हैं कि जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा कहाँ से शुरू होता है? की से। मतलब कि आपको पहचान कैसे करनी है कि ये संज्ञा उपवाक्य है, तो उसका प्रारंभ की से होगा। कहाँ से होगा? की से। ठीक है, जैसे अब देखिए कि अहिंसा परम धर्म है। ठीक है बच्चों, अहिंसा परम धर्म है। ऐसे में अब ये देखिए की से प्रारंभ होने के कारण यह संज्ञा उपवाक्य है। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा उपवाक्य में मेन पहचान हमारी क्या होगी? की। आ गया समझ में? अब हम हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विशेषण उपवाक्य। कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। तो इसकी पहले परिभाषा समझते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उसमें केवल जो हमारा संज्ञा था इसमें केवल संज्ञा था, और विशेषण में क्या कह रहे हैं हमें कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए, की विशेषता बतलाए तो उस उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें एक बार हम ये देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य, ये तो हमें पता चल गया कि इसमें किस चीज की विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा की और सर्वनाम की। अब ये शुरू
जिसके आदि में से किसी शब्द से हो, मतलब कि इनमें से कोई भी शब्द हो, जिसका जिसकी जिसके आदि कोई भी शब्द हो, अगर इनसे इनका प्रारंभ होता है तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। तो अभी मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? जो पहचान बताई थी ना आपको। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। शुरुआत में आपको क्या मिला? जो। तो इससे मेरी क्या पहचान हो गई कि अगर शुरू वाक्य हमारा जो से शुरू हो रहा है तो क्या है? विशेषण उपवाक्य। और जो हमारा यहाँ क्या है? सर्वनाम है। जो सर्वनाम है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें देखते हैं पहले परिभाषा। जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, इसमें संज्ञा की विशेषता थी, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता थी, ठीक है। और अब इसमें किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। क्रिया की विशेषता बतलाए या सूचना दे उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय, यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब, इन शब्दों से शुरू होते हैं। इनमें से कोई भी शब्द हो अगर इससे वाक्य शुरू होता है तो दोबारा देखो कि इसके हमारे शब्द जो वाक्य है हमारा उसकी पहचान कहाँ से होगी हमें, कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्राय, यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब और तब से शुरू होते हैं तो वह कौन से कहलाएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब इसका उदाहरण देखो। यदि वह मेहनत करता तो अवश्य पास होता। यदि वह मेहनत करता तो अवश्य पास होता। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा वाक्य यदि से शुरू हो तो यदि आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा वाक्य हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे समझ में बच्चों? अब देखिए कि हमने पहले देखा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। इसी तरीके से हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो इसका रचना का जो प्रकार है वो अगला प्रकार देखेंगे, संयुक्त वाक्य। तो बच्चों हम बात कर रहे थे संयुक्त वाक्य के बारे में। तो मैं पहले आपको परिभाषा समझाती हूँ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण, समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक या प्रधान किसी संयोजक शब्द जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, जो आपके सामने मैंने अभी बोर्ड पे भी लिख रखे हैं, ठीक है, से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश आया किंतु मोहन चला गया। ये मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगी वैसे तो, लेकिन हमें इस परिभाषा को एक बार और रिपीट करते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक या प्रधान किसी संयोजक शब्द, संयोजक शब्द कौन से बच्चों? ये तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि, ये संयोजक शब्द अगर इनसे वाक्य जुड़े हुए हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक
जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए हमारा जुड़ा हुआ, कि या तो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य। ठीक है, तो संयोजक शब्द हमारा ये कौन सा हो गया, किंतु। तो किंतु से हमारा वाक्य जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा वाक्य कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों, हमारे जैसे हमारे अभी तक हमारे जो प्रकार थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि जैसे हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उन नियमों का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए, तो मैं आपको एक और अच्छे से बताती हूँ कि जैसे हमारा पहला है समानाधिकरण उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। मतलब कि दोनों में बराबरी होनी चाहिए। उससे पहले बच्चों हम एक बार समझेंगे समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण उपवाक्य में मतलब कि जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें समानता होनी चाहिए, लेकिन किसके बीच में, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, उसे समानाधिकरण जो उपवाक्य हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाक्य में पदों का क्रम। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वाक्य में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वाक्य को बनाते समय। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक बार देखते हैं कि वाक्यों में पदों का क्रम। हर भाषा पदों के एक निश्चित, जो हर भाषा होती है वो पदों के एक निश्चित क्रम से लिखी जाती है। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हिंदी में जैसे कुछ नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जैसे साधारण वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया होती है। क्या होता है साधारण वाक्यों में, क्या होता है, पहले कर्ता, ठीक है, जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म तथा बाद में जो क्रिया है वो आती है। ठीक है, जैसे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अविनाश गीत गाता है। अब इसमें देखो ये कह रहे कर्ता, तो पहले कर्ता, ठीक है, फिर क्रिया, ये कर्म कौन सा है, गीत क्या गा रहा है वो, उसके द्वारा क्या गाया जा रहा है, गीत, और क्रिया गाता। ठीक है, तो इस प्रकार हम जैसे कोई भी वाक्य अगर बनाते हैं तो उसमें हमारा जो क्रम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक बार और आगे देखते हैं कि यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादिबोधक है तो वह कर्ता से पहले आता है। कैसे आता है, कर्ता से पहले। मैं एक मिनट आपको उदाहरण से समझाती हूँ। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादिबोधक है तो वह कर्ता से पहले आता है। ठीक है, एक बार हम उदाहरण देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि यदि वाक्य में संबोधन कहाँ है, ये देखो हम इसके अंदर कि जैसे हमारा पहले हमारा उदाहरण देखते हैं, हरि ओम मेरी बात सुनो। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि हरि ओम, यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादिबोधक है तो वह कर्ता से पहले
ठीक है, तो अब ये देखो कि इसके अंदर संबोधन कौन सा है। संबोधन तो हमारा ये है, हरिओम मेरी बात सुनो। संबोधन कौन सा हो गया, कि हम जब किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वही तो संबोधन होता है ना। जब हम किसी को अपनी बात बताने के लिए एकदम से बोलते हैं कि अरे मेरी बात सुनो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हरिओम, ये नाम लेकर हम बोल सकते हैं। जैसे अभी कह रहा है कि हरिओम मेरी बात सुनो। ठीक है, फिर इसमें है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक तो यही होगा ना कि अरे हरिण मारा गया, तो एकदम मतलब वो चौंक के कह रहा है उसे। विस्मयादिबोधक में तो यही आता है, ठीक है, कि अरे जो हिरण है वो मारा गया। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता तो यही हुआ ना, कर्ता कौन है, यही तो कह रहा है कि कर्ता से पहले आता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आगे कि यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादिबोधक है तो वह कर्ता से पहले आता है। ठीक है, तो कर्ता से पहले ये आ गया। तो आइए बच्चों, हम जो आगे का जो है नियम वो हमारी बुक में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर निकाल लीजिए 90, पेज नंबर 90 निकाल लिया आपने, मैं रुकी हुई हूँ। यस, निकालिए पेज नंबर 90। ठीक है, अब स्लो शुरू करते हैं। हमने अभी तक ये फर्स्ट और सेकंड नियम पढ़ लिया था, अब हमारा नियम है थर्ड। जैसे कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक क्रमशः इनसे पहले ही आते हैं। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक क्रमशः इनसे पहले ही आते हैं। जैसे देखो उदाहरण, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में कि भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया। मतलब कि अगर हम जैसे किसी भी वाक्य को अगर हम लिखते हैं तो हमें उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का विशेषकर ध्यान रखना होता है। आगे देखते हैं, पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द, अब पदवी क्या है, डॉक्टर है ना, तो ये नाम से पहले ही आ रहा है, तो डॉक्टर अशोक अपने समय पर आएंगे। आ गया समझ में। आगे देखिए, प्रोफेसर कृष्णचंद्र छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब इसमें ये व्यवसाय सूचक है, क्या है, पदवी तो है ना, पदवी भी है। अब यहाँ पे इसमें डॉक्टर अशोक अपने समय पर आएंगे, अब इसमें यहाँ पदवी है, ठीक है, और या व्यवसाय, तो दोनों आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अब आगे देखो, दोनों में अलग अलग पद है, इसमें डॉक्टर का पद है और इसमें प्रोफेसर का। आगे क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज कौन दौड़ रहा है, घोड़ा ही तो दौड़ रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, मतलब पहले होने वाली क्रिया। वह खाना खाकर चला गया, उसने पहले क्या किया है, उसने पहले खाना खाया है और फिर वो चला गया। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई, पहले उसने खाना खाया और फिर वह चला गया, जाने की क्रिया बाद में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पहले किया जाता है। जैसे महेंद्र वहाँ नहीं जाएगा, तो पहले क्रिया बाद में आ रही है और निषेधात्मक नहीं पहले आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार देखते हैं, मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य से पहले आता है। जैसे नंदू सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अभी मिश्रित वाक्य आपको पता है, इसमें दो दो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं कि नंदू सफल नहीं हुआ क्योंकि वह नहीं पढ़ा। वो सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो दो वाक्य मिक्स है इसमें, एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर वो पढ़ता तो ही तो पास होता ना। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम अगर मेरा साथ दोगे तो ही तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना। आगे देखते हैं,
मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। जैसे तुम इसी समय रवाना हो जाओ ताकि गाड़ी मिल जाए। तुम इसी समय रवाना हो जाओ ताकि गाड़ी मिल जाए। ताकि आ रहा है समय समझ में? यहाँ पे क्या है योजक? ताकि। कक्षा में अध्यापक आए और पढ़ाई शुरू हुई, तो यहाँ पे क्या है? और। यहाँ पे संयोजक हमारा कौन सा? योजक कौन सा हुआ? और। आगे बच्चों आपको समझ में अच्छे से? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर अभी समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। और आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन जरूर करना बच्चों, और कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से जरूर करना, क्योंकि अगर ये हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा भी है और अगर आप इसमें रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ बोर्ड पे समझाई है। ठीक है, अब हमारा जो आगे का जो चैप्टर है वाक्य शुद्धि, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो भी मैं PDF के माध्यम से कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं भेजती रहूँगी। वो आपको उनको सोल्व भी करना है, याद भी करना है और उनको नोटबुक में भी आपको करना है। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।